कभी सोचा है इतिहास लिखा कैसे जाता है, खासकर साहित्य का इतिहास। ये कोई एक दिन में लिखी गई किताब नहीं होती। ये तो एक इमारत की तरह है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक एक ईंट जोड़कर बनाया जाता है। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को बनाने की इसी कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हिंदी साहित्य का पहला बड़ा इतिहास किसने लिखा होगा। सोचिए जरा, इसका जवाब ना आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। जी हाँ, एक फ्रांसीसी ने, और वो भी फ्रेंच भाषा में। यहीं से, इसी अनोखे पॉइंट से हिंदी साहित्य के इतिहास की खोज और उसके विकास की कहानी शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में कहां-कहां से गुजरने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक फ्रेंच इतिहास से, फिर देखेंगे कि भारतीय विद्वानों ने कमान कैसे संभाली, कैसे एक सिस्टम बना और कैसे ये बातचीत आज तक चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये वो पहली कोशिश थी जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की नींव रखी। और जैसा कि हमने देखा, ये नींव एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनपेक्षित जगह से आई। मिलिए गारसा दतासी से। इन्होंने ही लिखा था वो पहला ग्रंथ, नाम थोड़ा मुश्किल है, इस्तुआर द ला लिटरेरातूर एंदुई ए एंदुस्तानी। ये 1839 और 1847 में 2 हिस्सों में छपा था। और ये पहली बड़ी कोशिश थी हिंदी और उर्दू के शायरों और कवियों को एक जगह इकट्ठा करने की। अब तासी साहब की ये कोशिश बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कुल 738 कवियों की लिस्ट बनाई। लेकिन यहाँ एक पेंच था, इसमें उर्दू और हिंदी के कवि मिले जुले थे। और अगर सिर्फ हिंदी के कवियों की बात करें तो वो सिर्फ 72 थे। और उससे भी बड़ी बात, ये कोई इतिहास नहीं था, ये तो बस एक लिस्ट थी, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ए से जेड तक। तो ठीक है, शुरुआत तो एक विदेशी ने कर दी। अब देखते हैं कि इसके जवाब में भारत के विद्वानों ने क्या किया और कैसे इस काम को अपने हाथ में लेकर इसे एक नया आकार देना शुरू किया। तो तासी के काम के बाद भारत में भी हलचल शुरू हुई। सबसे पहले मौलवी करीमुद्दीन ने तासी के काम का तर्जुमा किया, उसमें कुछ और कवियों को जोड़ा। फिर आए महेश दत्त शुक्ल, जिन्होंने पहली बार हिंदी भाषा में ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और फिर आए शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने तो इस काम का दायरा ही बहुत बड़ा कर दिया। और यहां आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आया था। कहां फ्रेंच भाषा और कहां अब हिंदी। कवियों की संख्या 72 से सीधी 1003 पर पहुंच गई। और सबसे बड़ा बदलाव, अब यह सिर्फ एक अल्फाबेटिकल लिस्ट नहीं थी। पहली बार कवियों को उनके समय यानी कालक्रम के हिसाब से समझने की कोशिश की जा रही थी। एक बहुत बड़ा कदम। तो ठीक है, कवियों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन अगला चैलेंज सिर्फ नाम जोड़ना नहीं था। अब जरूरत थी एक सिस्टम की, एक प्रॉपर ढांचे की, जिससे यह समझा जा सके कि साहित्य का विकास हुआ कैसे। और इस काम का श्रेय जाता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन को। उनका 1888 में आया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसे कई विद्वान हिंदी साहित्य का पहला सच्चा या सही मायनों में पहला इतिहास मानते हैं। तो ग्रियर्सन ने ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा गेम चेंजर था? देखिए, 3 बड़ी बातें। पहली, उन्होंने लेखकों को अल्फाबेट के हिसाब से नहीं बल्कि समय के हिसाब से बांटा। दूसरी, उन्होंने ही पहली बार साहित्य के अलग अलग युग बनाए, जैसे कि वो जरूरी भक्तिकाल। और तीसरी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य पर फोकस किया। ग्रियर्सन ने एक मजबूत जमीन तैयार कर दी थी। और अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां 2 ऐसे बड़े काम हुए जिन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए हिंदी साहित्य की दिशा ही तय कर दी। इनमें से पहले थे मिश्र बंधु। 3 भाई थे और उनका काम था मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में आया। और ये अपने स्केल, अपने आकार के लिए जाना जाता है, मतलब अभूतपूर्व। कितना बड़ा, जरा ये नंबर देखिए, 4591, लगभग 5000 कवि। आप सोच सकते हैं, उस समय तक का यह सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड कलेक्शन था। इसने आगे आने वाले इतिहासकारों के लिए एक तरह से कच्चा माल तैयार कर दिया। और फिर वो नाम आता है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ऊपर रखा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका 1929 में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी, इतने सालों बाद भी, इस विषय की सबसे अहम किताब मानी जाती है। एक तरह से ये फाउंडेशन है। तो शुक्ल जी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो थी उनकी विधेयवादी पद्धति। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। उन्होंने कहा कि साहित्य को सिर्फ कवियों की लिस्ट की तरह मत देखो, ये समझो कि उस समय का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, माहौल कैसा था, और इन सब चीज़ों ने साहित्य को कैसे बदला। मतलब वो क्या लिखा गया से ज़्यादा क्यों लिखा गया के सवाल पर गए। लेकिन देखिए, कहानी कभी भी एक जगह पर आकर रुकती नहीं है। और जब कोई इतना बड़ा काम होता है तो वो अपने साथ एक बातचीत, एक बहस और यहाँ तक कि कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। आचार्य शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े विद्वान आए, जिन्होंने शुक्ल जी की कई बातों पर, खासकर आदिकाल को लेकर, नए सवाल उठाए।
और एक अलग नजरिया पेश किया। फिर बाद में राम स्वरूप चतुर्वेदी जैसे लोगों ने शुक्ल जी की ही परंपरा को एक मॉडर्न नजरिए से आगे बढ़ाया। तो इससे यह साफ होता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा चलती फिरती चीज है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। हम कहाँ से शुरू हुए थे? गारसा दतासी की एक अल्फाबेटिकल लिस्ट से, और कहाँ पहुंचे? आचार्य शुक्ल के गहरे विश्लेषण तक, जो साहित्य को समाज से जोड़कर देखता है। तो ये कहानी सिर्फ कवियों की गिनती बढ़ाने की नहीं है, ये असल में साहित्य को देखने के नजरिए के बदलने की कहानी है।